दोस्तों, आज मैं NIRF के बारे में पढ़ रहा था, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कुछ साल पहले शुरू किया गया था, जिसमें डिफरेंट जो इंडिया में इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी रैंकिंग की जाती है। उसके लिए कई सारे पैरामीटर्स हैं। ये बहुत पुराना नहीं है, रिसेंटली कुछ साल पहले शुरू किया गया है। पहले तो मुझे इसका सही से पर्पज़ नहीं समझ में आता। मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग ज़्यादा है और किसी की कम है, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? क्या वो इंस्टीट्यूट में जो लोग कार्यरत हैं उनकी सैलरी कम कर दी जाएगी? आखिर इंस्टीट्यूट में जो काम कर रहे हैं उनको रैंकिंग ज़्यादा करने के पीछे उनका मोटिवेशन क्या हो सकता है? उनकी सैलरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि जब एडमिशन लेना होता है तो मैक्सिमम लोग भारत में वो क्या करते हैं, वो रिलाई करते हैं अपने सीनियर्स पे, जिसको जानते हैं उनसे पूछते हैं। मुझे हर साल कईयों का फ़ोन आता है जब एडमिशन के टाइम की कौन सा इंस्टीट्यूट बेहतर रहेगा। वो NIRF रैंकिंग के आधार पे नहीं जाते। जो वर्ल्ड रैंकिंग एजेंसीज़ हैं, जो दुनिया जहान की करती हैं, उनका एक पर्पज़ होता है, क्योंकि वो दुनिया जहान के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहती हैं, फैकल्टी अट्रैक्ट करना चाहती हैं, बेस्ट स्टूडेंट अट्रैक्ट करना चाहती हैं। तो वहाँ तो समझ में आता है। भारत में आप इंटरनेशनल स्टूडेंट जनरली आप एडमिशन देते नहीं हैं उन्हें। उनको आप मैक्सिमम आप एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह में कुछ इंस्टीट्यूट में इनवाइट करते हैं। उसके अलावा तो कोई उनका डायरेक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कोई स्टडी का यहाँ कोई प्रोग्राम है नहीं। सिमिलरली आप बाहर से जो फैकल्टी, जो फॉरेनर हैं, उनको ज़्यादा विजिटिंग फैकल्टी पोजीशन देते हैं, उनको परमानेंट फैकल्टी पोजीशन देते नहीं है, तो उनको भी अट्रैक्ट करने की कोई बात नहीं है। तो ये पूरा जो साल भर का एक्सरसाइज होता है, इसका मतलब क्या है? दूसरा क्या है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, चलिए एग्जांपल लेते हैं IIT बॉम्बे का और IIT मद्रास का। पिछले साल कुछ रैंकिंग हुई होगी। एक साल में ऐसा क्या बदल जाता है जो एक स्टूडेंट के लिए नोटिसेबल हो कि वो यहाँ एडमिशन ले या वहाँ ले? मान लीजिए एक साल कुछ पेपर ज़्यादा छप गए, जिसकी वजह से एक की रैंकिंग थोड़ी बढ़ गई। क्या एक स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहा है उसके लिए कोई इसके मायने बदले? एक लड़का जो BTech में एडमिशन लेता है, एक साल क्योंकि फैकल्टी ने उस साल कुछ ज़्यादा वहाँ पेपर पब्लिश किए और रैंकिंग बढ़ गई, इससे उस लड़के के डिसीजन पे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि परसेप्शन होता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेहतर होगा, कौन सा इंस्टीट्यूट जो है स्टूडेंट फ्रेंडली है। इस NIRF रैंकिंग में कई सारी बातों का जिक्र ही नहीं है, जैसे परसेप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूट में आप सुना कि वहाँ बहुत लड़के सुसाइड करते हैं, जो भी एक परसेप्शन बनता है कि यार वहाँ कुछ ठीक नहीं है, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, वो ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं होगा। कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे स्पेशली वहाँ पे कई सारे ऐसे केसेज आते हैं, स्पेशली रिसर्च स्कॉलर्स के हरासमेंट का, जो इस NIRF रैंकिंग में इसका कुछ लेना देना नहीं है। जबकि जब एक PhD स्टूडेंट एडमिशन लेगा तो उसके लिए एक मीनिंगफुल पैरामीटर है, वो पता लगाएगा। वहाँ उस लैब में जहाँ पे एडमिशन के बाद जा रहा होगा, वो पूछेगा लोगों से, अपने सीनियर से या वहाँ पे जो लोग हैं। ये चीज़ें होती हैं उसके एडमिशन का क्राइटेरिया डिसाइड करने का। वो NIRF रैंकिंग नहीं देखता। ऐसा भी नहीं कोई स्कीम आपने बनाई है कि NIRF रैंकिंग में अगर कोई ऊपर है तो उसको आप ज़्यादा पैसा देंगे, कम है तो उसे कम पैसा देंगे। और कम ज़्यादा पैसा देने से वहाँ पे जो लोग हैं, कार्यरत हैं, उनकी सैलरी पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे विदेशों में क्या होता है कि सेम पोस्ट सेम सैलरी नहीं होती, यहाँ पे सेम पोस्ट सेम सैलरी है। तो वो रैंकिंग कम होने से, ज़्यादा होने से वहाँ पे कार्यरत लोगों का क्या फ़र्क पड़ता है? कि आप डायरेक्टर कोई आप अभी इतने साल हो गए, कोई डायरेक्टर को इस वजह से हटाया गया कि NIRF रैंकिंग कम हो गई हो? तो हुआ क्या कि साल भर आपने एक्सरसाइज की, पता नहीं कितने लोग लगे, कितना पैसा खर्च हुआ। ये भी एक RTI का विषय है। मुझे अगर समय मिला तो मैं इस पर एक RTI फाइल करूँगा, ये पता लगाने के लिए कि पिछले एक साल में इस रैंकिंग के चक्कर में कितने पैसे खर्च हुए। इंस्टीट्यूट में भी मैं देखता हूँ कि कुछ एक उसके लिए विभाग बना दिए गए हैं। साल भर में कुछ लोगों का यही काम है, वो रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, बढ़िया से रिकॉर्ड बनाते हैं कि उनकी रैंकिंग
ऊपर जाए। इसके लिए आपने कुछ लोगों को लगा दिया, देखा जाए तो वो खर्चा भी इस रैंकिंग के जो खर्चे में ही माना जाएगा। तो इतना खर्चा करके आखिर अचीव क्या हुआ? हमने एक रैंकिंग बना ली, उस रैंकिंग को देख के लड़के एडमिशन नहीं लेते। लड़के फिर भी अपने कॉन्टेक्ट से पता लगाते हैं, कई तरह की चीज़ें पता लगाते हैं। इसमें परसेप्शन एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है जो इसमें से मिसिंग है। तो इतना पैसा खर्च करके हमने अचीव क्या किया? मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आती। और मैंने ये भी देखा है कि जो है लोग गलत डाटा देते हैं। एक केस में मैंने देखा, स्वच्छता अभियान की बात है, उसमें लिखा है कि सबसे ज़्यादा स्वच्छ कैंपस है और इनका जो है सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही काम नहीं कर रहा था पिछले 6 महीने से। विकलांगों के लिए कहा कि बिल्कुल फ्रेंडली है हर जगह, हमने जो है उनके हिसाब से लिफ्ट बनाए हुए हैं, टॉयलेट्स बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कागज़ पे लिख दिया। तो आखिर ऐसे फोर्ज करके, डाटा फोर्ज करके आप रैंक ऊपर लाके आपको मिल क्या रहा है? ये किसका कौन सा पर्पज सर्व कर रहा है? इस पे इतना पैसा खर्च हो रहा है हर साल रैंकिंग निर्धारित करने के पूरे प्रक्रम में, और इससे कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं हो रहा है जिससे स्टूडेंट को या कुछ जनता को फ़ायदा हो रहा हो। तो मेरा तो इस पर बहुत सीरियस डाउट है कि इस पूरे प्रोसेस पे ही, और मेरे ख्याल से मंत्रालय को इस पे आना चाहिए, बताना चाहिए कि ये जो NIRF रैंकिंग हो रही है, इस रैंकिंग से वो करते क्या हैं। एक बार वो रैंकिंग तैयार भी कर लेते हैं तो उस रैंकिंग के बाद क्या करते हैं? वो जो ज़्यादा रैंक आता है उसके लिए वो क्या इंसेंटिव देते हैं, जिसकी कम रैंक रहती है उसको पेनलाइज करने के लिए क्या करते हैं वो? अगर ये सब कुछ नहीं करते तो फिर रैंकिंग का मतलब क्या है? अगर आप लोगों को समझ में आता हो कुछ और चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उसमें से मिसिंग हैं, तो कमेंट में वो मुझे बताएं, मेरे लिए एक जानकारी होगी, और भी जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए भी वो एक जानकारी होगी। धन्यवाद।